Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. योगी के यूपी में अपराध की कोई जगह नहीं है। योगी बार बार कहते नहीं, योगी फोर्स करके भी दिखाती है। अपराधी कोई भी हो, अपराध कोई भी हो, धर्म कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस सबका एक समान इलाज करती है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में लखटकिया बदमाशों का वक्त खराब चल रहा है। उनकी कुंडली में मृत्यु योग बना है और उत्तर प्रदेश पुलिस योगी फोर्स लगातार ऐसे अपराधियों का बुलेट से हिसाब कर रही है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। अगर कोई अपराधी है बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। जो अपराधी हैं इनको तो ऊपर लटकाएंगे ही लटकाएंगे। मुहर्रम की रात जब भाईजान मातम मनाने के बाद सो रहे थे तो योगी फोर्स अपने ऑपरेशन बुलेट को अंजाम दे रही थी। रात के अंधेरे में लखटकिया बदमाश की धरपकड़ चल रही थी। कच्ची सड़क थी, आसपास पेड़ पौधे थे, घुप अंधेरा था और तब तक सन्नाटा था जब तक योगी फोर्स ने बदमाशों का बुलेट हिसाब करने के लिए फायरिंग शुरू नहीं की। कच्ची जमीन पर खून के धब्बे, सड़क पर पड़ी मोटरसाइकिल, खून के धब्बों के बगल में पिस्टल। ये तीनों चीजें उस शार्प शूटर की हैं जो किराए पर लोगों की हत्या किया करता था। यही इसने लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह के साथ किया था। संदीप सिंह फोन पर बात कर रहे थे, तभी ये चेहरे पर कपड़ा बांधकर वहां पहुंचा और गोलियों से भूनकर संदीप सिंह की हत्या कर दी और बाइक से फरार हो गया। इस हत्याकांड के बाद से ही योगी फोर्स की हिट लिस्ट में ये टॉप पर था। यूपी पुलिस ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। ये योगी फोर्स से कब तक भागता? आखिरकार योगी की पुलिस के जवानों ने इसका टिकट टू यमराज काट दिया। लखटकिया शार्प शूटर का बुलेट हिसाब कर दिया। अभी भी यहाँ पर देखिए तो यही वो जगह है जहाँ पर ये खून पड़ा है। इसी जगह पर संजीव सिंह का इनकाउंटर किया गया है। लगातार एसटीएफ उसकी तलाश कर रही थी, उसके ऊपर नज़र रखी हुई थी। मुखबिर और सर्विलांस की मदद से एसटीएफ को ये पता चला कि संजीव सिंह इसी इलाके में यानी कि इंदिरा कैनाल क्षेत्र में किसी की हत्या करने के लिए आया हुआ है। यूपी एसटीएफ को खबर मिली थी कि संजीव उर्फ संजय लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने आने वाला है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। ये जब वहां पहुंचा तो पुलिस को देखकर इसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में ये मुठभेड़ में मारा गया। गोली लगने के फौरन बाद पुलिस इसे अस्पताल ले गई, लेकिन वहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी कि फिर कोई वारदात करने की फिराक में लगा हुआ। इस स्पेसिफिक सूचना पे हम लोग उसकी घेराबंदी किए, जिसमें पुलिस टीम को देखते हुए उसने लगातार फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसकी फायरिंग से बचाव करते हुए पुलिस टीम ने भी रिवर्ट फायर किया, जिसमें वो घायल हुआ और रामलोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसमें डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिस संजीव को योगी फोर्स ने यमराज के पास पहुंचाया है वो खान मुबारक और दिलीप वर्मा गैंग का शार्प शूटर था। कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। अलग अलग जनपदों में उसके खिलाफ हत्या समेत कई संगीन मामले दर्ज थे। अम्बेडकर नगर, बस्ती और अयोध्या में कई गंभीर धाराएं लगी हुई थी। ये लंबे समय से वांछित चल रहा था, लेकिन लखनऊ में एसटीएफ ने इसे ऐसा घेरा कि सीधे नर्क के द्वार पर पहुंचा दिया। संजीव सिंह का एनकाउंटर समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करने वाले उन मौलानाओं को भी जवाब है जो योगी फोर्स पर अक्सर धर्म देखकर अपराधी का एनकाउंटर करने का आरोप लगाते हैं। अगर मुसलमान मुलजिम है तो उसको आप पकड़ के ठोक देते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं। अगर हिंदू है तो उसको आप ठोकते नहीं हो, उसको रोक देते हो। सवाल उठता है कि संजीव के एनकाउंटर के बाद साजिद रशीदी जैसे मौलाना क्या कहेंगे, क्योंकि बीती रात योगी फोर्स ने किसी आमिर, अनस या शेख को नहीं ठोका। बुलेट से हिसाब संजीव का किया है, जो मुस्लिम नहीं एक हिंदू था। योगी फोर्स की एक कार्रवाई बताती है कि योगी के प्रदेश में अपराधी का मतलब केवल अपराधी होता है, उसका किसी धर्म और मजहब से कोई लेना देना नहीं होता। योगी का तराजू सब अपराधियों को एक ही कांटे पर तौलता है। तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। लेकिन सिर्फ संजीव सिंह नहीं, उत्तर प्रदेश में वाकई लखटकिया बदमाशों का वक्त खराब चल रहा है।
ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं बीते 2 महीने का डेटा और बताता हूं आपको कि उत्तर प्रदेश में इनामी बदमाशों का उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या हिसाब किया। सबसे पहले बात संजय उर्फ संजीव की, जो कि 1 लाख रुपए का इनामी था, लखनऊ में मारा गया। बिहार के कुख्यात अपराधी और 1.25 लाख रुपए के इनामी ललन सिंह को 21-22 जून 2026 की रात को सहारनपुर में पुलिस ने ढेर किया। उन्नाव में 1 लाख रुपए के इनामी इसराइल को 15 जून को पुलिस ने एनकाउंटर में खत्म कर दिया। अयोध्या जी में भानु प्रताप सिंह उर्फ बबलू का एनकाउंटर हुआ। 8 जून को पुलिस ने 2 लाख के इस इनामी अपराधी का अंत किया। 29 मई 2026 को यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी एहसान को मार गिराया उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। यह भी तक का लेखा जोखा है। बात मुहर्रम के मौके पर मुंबई में हुई जहरीली साजिश की। मुंबई पुलिस ने मुहर्रम जुलूस के दौरान लोगों के बीच जहरीले कैप्सूल बांटने की एक साजिश को नाकाम किया। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस के मुताबिक जेजे और भाईखला इलाके से मुहर्रम का जुलूस गुजर रहा था, जहां आरोपी बिना अनुमति के पेन किलर के नाम पर लोगों को ये कैप्सूल बांट और बेच रहा था। पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने फयाज को कैप्सूल बांटते हुए देखा। शक हुआ, पुलिस ने पूछताछ की, उसके पास मौजूद कैप्सूल को जब्त किया तो जांच में सामने आया कि इन कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड नाम का केमिकल था, जो चूहे मारने वाली दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी ने कई दिनों तक अपने ठिकाने पर कैप्सूल में जहर भरने का काम किया और फिर मुहर्रम के जुलूस में पेन किलर के नाम पर लोगों को एक कैप्सूल बांटने की कोशिश की। आरोपी के पास से 14,900 जहरीले कैप्सूल बरामद हुए और हर कैप्सूल में करीब 1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पुणे निवासी फयाज प्रेमजी के रूप में हुई, जो पेंट का कारोबार करता है और बीबीए ग्रेजुएट है। वो पुणे के विमान नगर में रहता है। जांच में सामने आया कि साल 2019 से 2025 के बीच फयाज कई बार ईरान और इराक की यात्रा कर चुका है। पिछले 1 साल में वो 19 बार ईरान और इराक गया। पुलिस अब पता लगाने की कोशिश में है कि उसकी उन यात्राओं का उद्देश्य क्या था और क्या आरोपी किसी और के प्रभाव में था और क्या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। उधर यूपी में योगी का अवैध के खिलाफ बुलडोजर मॉडल हिट है। इस मॉडल को योगी प्रशासन ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, लेकिन ये मॉडिफिकेशन मियां भाई को दोगुना दर्द दे रहा है, क्योंकि अब योगी का बुलडोजर रात में निकलता है, अवैध मस्जिद मजार जो सामने आता है उसे गिराकर लौटता है। इस बार बुलडोजर का मिडनाइट मॉडल बिजनौर में दिखा है। हट जाओ, चोट लग जाएगी भाई। और हमने तो पहले ही शुरुआत कर दी, संपत्ति को वापस ले रहे हैं। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा। अभी 4 दीवारी खिंची रही थी, मस्जिद की एंट्रेंस तैयार ही की जा रही थी, खिड़की पर शीशे चढ़ाए ही गए थे कि भाईजान इकट्ठा हुए और अवैध मस्जिद की आधी पक्की आधी कच्ची दीवार को गिरा दिया। जहां हाथों की मजबूती से काम नहीं चला, वहां रस्सी की मदद ली गई। रस्सी को दीवार के एक हिस्से में अटकाकर भाईजान ने हर वो ईंट उखाड़ डाली जिसे ये सोचकर जोड़ा गया था कि अब मस्जिद तैयार हो जाएगी तो यहाँ इबादत करेंगे। दिन में भाईजान ने मस्जिद को खुद गिराने के लिए पूरा जोर लगा दिया। मंशा ये थी कि बुलडोजर का पंजा इन ईंटों को हाथ भी न लगाए। लेकिन रात होते होते योगी के 1500 किलो का पहलवान मोर्चे पर आ डटा। बिजनौर में बुलडोजर ने ऑपरेशन अवैध छेड़ दिया। योगी के पहलवान ने वो काम एक झटके में कर दिया जिसके लिए भाईजान की पूरी फौज जमा हुई थी। रात करीब 9 बजे बुलडोजर आया, एक झटके में अवैध मस्जिद को मलबा कर दिया। हट जाओ, चोट लग जाएगी भाई। चारों तरफ अंधेरा था, सन्नाटा पसरा था, लेकिन बुलडोजर अवैध मस्जिद को गिराने के मिशन में फुल एनर्जी के साथ जुटा था। यही तो योगी का बुलडोजर वाला मिडनाइट मॉडल है, जिससे अच्छे अच्छे खौफ खाते हैं। जिस निर्माणाधीन मस्जिद को बिजनौर के पहरूवाला गांव में गिराया गया, इसे 1 महीने से बिना प्रशासन की इजाजत के बनाया जा रहा था। हिंदू संगठनों ने इसकी शिकायत
एसडीएम और सीईओ को की थी, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में रातों रात मस्जिद को मलबा कर दिया गया। कुछ ग्रामवासियों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि पर अवैध मस्जिद का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पुलिस व राजस्व टीम मौके पर पहुंची और अवैध मस्जिद निर्माण कार्य को रुकवाया। 1 महीने से ये मस्जिद अवैध तरीके से बनाई जा रही थी। कानो कान प्रशासन को इसकी खबर नहीं थी। चारों तरफ से दीवार खींच ली गई थी, खिड़कियों में शीशे तक लगा दिए गए थे। करीब करीब मस्जिद बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन भाईजान को खुद अवैध मस्जिद को ढहाने के लिए आगे आना पड़ा। ये थाने बुलाए गए, जब थाने बुलाए कहा कि हम मस्जिद तोड़ देंगे। मस्जिद तोड़ने के साथ रात में ही वो बुलडोजर उस पर दुरुस्त हो गया। रात के अंधेरे में एक और मस्जिद यूपी में योगी के बुलडोजर ने तोड़ दी। अभी 2 दिन पहले ही संभल में अवैध मुस्तफा कादरी मस्जिद को योगी के पहलवान ने मलबा किया था। अब बिजनौर में अवैध मस्जिद को पूरा बनने से पहले ही मिट्टी में मिला दिया। मुहर्रम वाली रात को अवैध निर्माणाधीन मस्जिद पर जो चोट योगी के बुलडोजर ने की, इससे भाईजान का दर्द और बढ़ गया। लेकिन अगर ये बात मियां भाई को तब समझ आई होती जब 1 महीने पहले इस मस्जिद की पहली ईंट रखी गई थी, तो ना ये दिन आता, ना ही वो रात जब बुलडोजर ने सब खत्म कर दिया। राजवीर चौधरी, जी मीडिया, बिजनौर। 5 फरवरी 2020 ये तारीख जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट बनाया गया और इसके ठीक 6 महीने बाद यानी 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर का नींव पूजन हुआ। उसके 6 सालों के बाद उसी राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग की जा रही है। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या 3500 करोड़ का राम मंदिर ट्रस्ट भंग होगा? क्या चढ़ावा चोरी कांड ट्रस्ट की बलि लेगा? और सबसे अहम सवाल यह भी कि राम जन्मभूमि मंदिर की नई व्यवस्था कैसी होगी? जिम्मेदारी किसे मिलेगी? देखिए सर। तो जब ट्रस्ट की प्रकृति ही विश्वस्त लोगों के आधार पर खड़ी की गई, तभी हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे मनमानापन होने वाला है। तो आज हो रहा है, धीरे धीरे पाप निकल करके आ रहा है। ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट से देश का ट्रस्ट खत्म हो गया है। ये ट्रस्ट भंग होना चाहिए। क्या 3500 करोड़ का राम मंदिर ट्रस्ट अब भंग होगा? क्या चढ़ावा चोरी कांड के चलते ट्रस्ट की बलि चढ़ेगी? क्या राम जन्मभूमि मंदिर में नई व्यवस्था लागू होगी या फिर ट्रस्ट पर निगरानी के लिए सीईओ की नियुक्ति होगी? ये सवाल या आशंकाएं यूं ही नहीं खड़ी हो रही हैं। दरअसल जिस तरह राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे पर डाका डाला गया, जिस तरह दान में दिए गए सोने चांदी के आभूषणों में हेराफेरी की गई, ऐसे में अब ये मामला देश के सबसे बड़े वित्तीय विवादों में से एक बनता दिख रहा है, क्योंकि ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने राम भक्तों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का भी छल से हरण कर लिया। ऐसे में अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि राम मंदिर के पुराने ट्रस्ट को किसी भी वक्त भंग किया जा सकता है। जवाबदेही, पारदर्शिता और वित्तीय निगरानी को और मजबूत करने के लिए नए प्रशासनिक ढांचे को खड़ा किया जा सकता है। जिस तरह हालिया घटनाक्रम ने ट्रस्ट की साख पर बट्टा लगाया है, उसके बाद ये नए ट्रस्ट और प्रशासनिक ढांचे को तैयार करने की चर्चा शुरू हो चुकी है। ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि इस ट्रस्ट को भंग किया जाए और फिर एक सीईओ बिठाया जाए और उसकी पूरी टीम हो जो कि एक एक चीज़ का ब्यौरा दे, एक एक चीज़ पे जो है वो निगरानी रहे। जब ये मामला शुरू हुआ तो कई सारी चीज़ें थी कि बहुत बड़ा गैप था इन्फॉर्मेशन में भी। इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं थी, चाहे वो फंड्स की बात हो, चाहे वो कार्यप्रणाली की बात हो। उसको देखते हुए ये डिसीजन लिया जा सकता है। जिस तरह हालिया घटनाक्रम ने ट्रस्ट की साख पर बट्टा लगाया है, उसके बाद नए ट्रस्ट और प्रशासनिक ढांचे को तैयार करने की चर्चा शुरू हो चुकी है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राम मंदिर का मैनेजमेंट संभालने के लिए एक नया स्ट्रक्चर तैयार हो सकता है, जो कि तिरुपति मंदिर और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर बन सकता है। इसमें तैनात हर अफसर कर्मचारी की जिम्मेदारी लिखित रूप से तय हो सकती है।
मंदिर के चढ़ावे और वित्तीय विभाग में कई लोगों की भागीदारी तय की जा सकती है। इस प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO की नियुक्ति भी हो सकती है। पर जो है एक नई मैनेजमेंट हो जो कि प्रशासनिक तरीके से हो, उसका CEO हो, जैसे कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उसकी पूरी मैनेजमेंट है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहे, किसी को भी सवाल उठाने का मौका ना मिले और एक एक पाई का जो है हिसाब जो है उसमें बराबर रहे, क्योंकि अभी जो अनियमितताएं देखने को मिली हैं उसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं, बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आई। मतलब ये कि मैनेजमेंट टीम में शामिल हर शख्स की भूमिका न सिर्फ तय होगी बल्कि ये भी तय होगा कि वो किसे रिपोर्ट करेगा और ऊपर कौन जवाबदेह होगा, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी चूक की कोई गुंजाइश न रहे। ये वैसे ही होना चाहिए जैसे वैष्णो देवी और तिरुपति बालाजी में होता है, सेम उसी तरह से होना चाहिए। वहाँ ट्रस्ट में बढ़िया हो रहा है। व्यवस्था चेंज होनी चाहिए। अगर ये कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर 1% का भी कहीं से कोई इस तरह से बात हो रही है तो उसको 1% भी नहीं होना चाहिए। दरअसल राम मंदिर में पुराने ट्रस्ट को भंग करके नए स्ट्रक्चर की मांग इसलिए भी उठ रही है क्योंकि राम मंदिर में हर दिन करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और इतना ही नहीं, मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर निर्माण कार्य, खरीद, लेखा जोखा जैसे तमाम ऐसे काम हैं जो हालिया घटनाक्रम के चलते सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं। ऐसे में जल्द से जल्द कोई ठोस और पुख्ता कदम उठाया जा सकता है और नई व्यवस्था लागू की जा सकती है। हालांकि अयोध्या के साधु संत ट्रस्ट को भंग किए जाने जैसे किसी भी फैसले के बिल्कुल खिलाफ हैं। ऐसी भी बात आ रही है वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तरह से, तिरुपति बालाजी देवस्थानम ट्रस्ट के तरह से वहाँ पर एक व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन यह व्यवस्था अयोध्या के साधु संत कतई स्वीकार नहीं करेंगे। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जैसे, तिरुपति बालाजी जैसे व्यवस्था यहाँ लागू करना ये अयोध्या वासियों को, अयोध्या के संतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया था। इसलिए ट्रस्ट को भंग करना या उसकी जगह नई व्यवस्था लागू करना केवल प्रशासनिक फैसला नहीं होगा। इसके लिए केंद्र सरकार को विधिक प्रक्रिया भी अपनानी होगी और जरूरत पड़ने पर नोटिफिकेशन जारी करना होगा ताकि कोई कानूनी पेंच न फंसे। अयोध्या से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात बंगाल की। महज 49 दिन में शुभेंदु अधिकारी फुल फॉर्म में आ गए। बंगाल में जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब होगा। शुभेंदु अधिकारी यूपी मॉडल लागू करने जा रहे हैं। कट्टरपंथियों पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने स्ट्राइक की, उसी तरह शुभेंदु अधिकारी भी सबसे बड़ा प्रहार करने की तैयारी में। अब कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता वालों की सफाई शुरू होने वाली है। लेकिन कैसे होगी, उसका उत्तर इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल में लैंड जिहाद पर दादा की स्ट्राइक। बंगाल में लव जिहाद पर दादा की स्ट्राइक। बंगाल में धर्मांतरण जिहाद पर स्ट्राइक। लैंड जिहाद, लव जिहाद और बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करार विरुद्धे कठोर एवं कठिन आईन এই सरकार आनबे। शुभेंदु अधिकारी के टारगेट पर बंगाल में पल बढ़ रहे कट्टरपंथी। बंगाल में मस्जिद और मदरसों से जहर उगलने वाले मौलानाओं की दुकान बंद होगी। बंगाल में अब मजहब के नाम पर लैंड जिहाद की इजाजत नहीं होगी। बंगाल में अब मस्जिद मदरसों में चल रही धर्मांतरण की दुकान भी बंद होगी। बंगाल में अब नाम और पहचान छिपाकर हिंदू बेटियों को अपनी जाल में फंसाने वाले कट्टरपंथी भी नहीं बचेंगे। बंगाल से दादा ने कट्टरपंथियों की सफाई शुरू कर दी। कट्टरपंथियों पर स्ट्राइक की बात अब बंगाल के मौलानाओं को पसंद नहीं आ रही है। तो गवर्नमेंट का ये आलतू फालतू बात है, ये हम लोग ये बात का कोई सही जवाब नहीं है। ये कानून का मामला है। जो आइन के खिलाफ एक सीएम बात करेगा, राष्ट्र के कानून के खिलाफ बात करेगा, तो हमारा ये चाहे कि जनशक्त मामला करना चाहिए उसके। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ देश के 13 राज्यों में कानून है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल है। और इस लिस्ट में अब बंगाल का भी नाम जुड़ने वाला है। देखिए, जो शुभेंदु अधिकारी ने जो बोला है वो ठीक ही बोला है।
जो जिसका धर्म है वही पालन करेगा, लेकिन दूसरा धर्म का जात का लड़का वो वाले हो, ऐसा शादी करना नहीं चाहिए। नहीं, ठीक ही है जो है लाने रहा है वो ठीक ही है, जोर लाना ठीक नहीं है। हाँ, अच्छा ही है, इसको समर्थन करता है आप? हाँ, शुभेंदु अधिकारी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने एनआरसी और यूसीसी के जरिए घुसपैठियों पर स्ट्राइक का ऐलान किया था। सोमवार को विधानसभा में यूसीसी को लेकर शुभेंदु अधिकारी बड़ा ऐलान करेंगे। मैसेज साफ है, बंगाल में अब कट्टरपंथियों के लिए कोई जगह नहीं है। भाईजान को बंगाल में रहना है तो फिर अपने सभी अवैध धंधों को बंद करना होगा, वरना दादा की पुलिस छोड़ेगी नहीं बल्कि तोड़ेगी। लंगड़ा तो करेगी, घर से भी हाथ धोना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.